हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम होने में। आपका एग्ज़ाम सिटी भी जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक हफ्ते का समय बचा है तैयारी करने के लिए। अब इससे ज़्यादा आपको समय नहीं बचा है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का समय बचा है। तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये प्रैक्टिस हेल्पफुल रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट ही लेकर आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बट्टा का प्रावधान केवल संदिग्ध देनदारों पर बनाया गया है। ऑप्शन बी, कुल व्यापार प्राप्तियों पर बट्टा का प्रावधान बनाया गया है। ऑप्शन सी, बट्टा का प्रावधान केवल अच्छे देनदारों पर बनाया जाता है। ऑप्शन डी, बट्टा का प्रावधान केवल अशुद्ध देनदारों पर बनाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो बट्टा का प्रावधान केवल अच्छे देनदारों पर बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। एक का सी सही है। नोट में क्या है, नोट देख लेते हैं। नोट में आपका दिया गया है कि अच्छे देनदारों पर बट्टे का प्रावधान किया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसमें सिर्फ संदिग्ध ऋणों और डूबत ऋणों के प्रावधान को घटा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट यानी अशोध ऋण लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? ऑप्शन ए, लाभांश लेखा में। ऑप्शन बी, अशोध्य लेखा के लिए प्रावधान में। ऑप्शन सी, देनदार लेखा में। ऑप्शन डी, प्राप्य लेखा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट यानी अशुद्ध ऋण को लाभांश खाते में स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन ए सही है। दो का ए सही है। नोट में क्या है? नोट में है, इस लाभ और हानि विवरण, इसे लाभ और हानि विवरण भी कहा जाता है। यह एक व्यक्ति रिपोर्ट है जो एक निश्चित अवधि में कंपनी के राजस्व, व्यय और लाभ हानि का सारांश प्रदान करती है। चलिए, ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है, अंतिम रहतिया के अधिक मूल्य निर्धारण का वर्तमान वर्ष के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, सकल लाभ और शुद्ध लाभ घटता है। ऑप्शन बी, सकल लाभ बढ़ता है और शुद्ध लाभ घटता है। ऑप्शन सी, सकल लाभ घटता है और शुद्ध लाभ बढ़ता है। ऑप्शन डी, सकल लाभ और शुद्ध लाभ दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सकल लाभ और शुद्ध लाभ बढ़ता है। जब अंतिम रहतिया के अधिक मूल्य निर्धारण का वर्तमान वर्ष पर के लाभ पर प्रभाव पूछता है तब सकल लाभ और शुद्ध लाभ बढ़ता है। ऑप्शन डी सही है। तीन का डी सही है। नोट में क्या है? नोट में है, अंतिम रहतिया को बिना बिके माल की मात्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक वर्ष के अंत में व्यवसाय के पास रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तीन का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन, आंतरिक अंकेक्षर विवरण विवरण किसको प्रस्तुत किया जाता है? सरकार को, शेयरधारक को, लेनदार को या फिर निदेशक मंडल को? तो आंतरिक अंकेक्षण विवरण
निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन डी सही है। किसको? निदेशक मंडल को। 4 का डी सही है। नोट में क्या है? नोट में आंतरिक अंकेक्षण किसी संगठन के वित्तीय परिचालन और प्रबंधकीय नियंत्रण प्रणाली प्रक्रियाओं और अनुपालन प्रक्रियाओं की स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण समीक्षा की एक प्रक्रिया है। तो इसका कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी। 4 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र किसके द्वारा तय होता है? ऑप्शन ए वैधानिक अंकेक्षण के कानून द्वारा। ऑप्शन बी निजी अंकेक्षण के नियोजक द्वारा। ऑप्शन सी वैधानिक अंकेक्षण के कानून द्वारा एवं निजी अंकेक्षण के नियोजक द्वारा। दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र वैधानिक अंकेक्षण के कानून द्वारा और निजी अंकेक्षण के नियोजक द्वारा, दोनों के द्वारा तय होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 5 का सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष क्या है? कठोरता, नए क्षेत्रों की उपेक्षा, यंत्रबद्ध कार्य या फिर यह सभी। तो अंकेक्षण कार्यक्रम के ये सभी दोष हैं। कठोरता भी है, नए क्षेत्रों की उपेक्षा भी है, यंत्रबद्ध कार्य भी है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है समायोजन में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त में वितरित किया गया है। अंतिम खाते तैयार करते समय इसे दिखाया जाएगा लाभांश खाते में, व्यापारिक एवं लाभांश खाते दोनों में, व्यापारिक खाते में या फिर तुलन पत्र में। तो समायोजन में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 रुपये का माल नमूने के रूप में मुफ्त में वितरित किया गया है। तो इसको अंतिम खाते तैयार करने में इसको व्यापारिक एवं लाभांश खाते दोनों में लेखा किया जाएगा, दोनों में दिखाया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। 7 का बी सही है। नोट में क्या है? नोट में दिया गया है कि अंतिम खाते व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति जानने के लिए अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। लाभ और हानि खाता, यह खाता व्यवसाय की लाभ हानि जानने के लिए तैयार किए जाते हैं। व्यापार खाता, यह व्यवसाय की सकल लाभ को निर्धारित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। तुलन पत्र क्या है? यह वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही है ऑप्शन बी। 7 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, वित्तीय लेन देन से संबंधित, कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित। ऑप्शन बी सही है। 8 का बी सही है। नोट में क्या है? नोट में है लेखांकन का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश और रिपोर्टिंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 8 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है वेतन खाता और कमीशन खाता किसके उदाहरण हैं? आय खाता के, व्यय खाता के, परिसंपत्ति खाता के, देयता खाता के। तो वेतन खाता और कमीशन खाता ये दोनों व्यय खाता के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन बी सही है। किसके उदाहरण होते हैं? व्यय खाता के। 9 का बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल प्रोद्भावन लेखांकन, ऑप्शन बी केवल नगद लेखांकन, ऑप्शन सी नगद और उपार्जन दोनों लेखांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में शामिल है नगद और उपार्जन दोनों लेखांकन। ऑप्शन सी सही है, 10 का सी सही है। नोट में क्या है? नोट में है दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली एक बही खाता विधि है जो प्रत्येक वित्तीय लेन देन को दो खातों यानी डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन 10, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जर्नलाइजिंग, संतुलन करना, विश्लेषण करना या फिर प्रविष्टि। तो जर्नल प्रविष्टि को बही खाता में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को प्रविष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविष्टि। नोट में क्या है? नोट में प्रविष्टि एक जर्नल से उपयुक्त लेजर खातों में डेबिट और क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है मूल लेखांकन समीकरण आधारित हैं लागत अवधारणा पर, लेखांकन अवधि अवधारणा पर, उपार्जन अवधारणा पर, द्विपहलू अवधारणा पर। तो मूल लेखांकन समीकरण आधारित है द्विपहलू अवधारणा पर। ऑप्शन डी सही है, 12 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है लेखांकन चक्र में रोजना मचे का अगला चरण क्या है? अभिलेखबद्ध करना, प्रविष्टि, संतुलन या विश्लेषण। तो लेखांकन चक्र में रोजना मचे का अगला चरण प्रविष्टि होता है। ऑप्शन बी सही है। क्या होता है? प्रविष्टि। 13 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है लेखांकन के विवेकपूर्ण सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए भविष्य में होने वाली हानि का ध्यान रखना, ऑप्शन बी भविष्य में होने वाले लाभ का ध्यान रखना, ऑप्शन सी अशुद्ध ऋण का ध्यान रखना, ऑप्शन डी वस्तु सूची का ध्यान रखना। तो लेखांकन के विवेकपूर्ण सिद्धांत के संबंध में भविष्य में होने वाली हानि को ध्यान में रखना। ऑप्शन ए सही है, 14 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है जब सहायक बहियाँ रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। रोजनामचा में, विक्रय बही में, नगद बही में या इनमें से कोई नहीं। तो जब सहायक बहियाँ रखी जाती हैं तो ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि रोजनामचा में की जाती हैं। किसमें की जाती है? रोजनामचा में। ऑप्शन ए सही है, 15 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। नाम पक्ष में, जमा पक्ष में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती या ऑप्शन डी एक नोट के रूप में लिखी जाती है। तो 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में हुई नगद छूट की प्रविष्टि आपकी जमा पक्ष में की जाती है। किसमें? जमा पक्ष में। ऑप्शन बी सही है, 16 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कैंची, पेंसिल आदि जैसी वस्तुओं पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता और उन्हें कंपनी के लिए एक व्यय के रूप में माना जाता है। यह कथन किस लेखांकन सम्मेलन से संबंधित है? ऑप्शन ए रूढ़िवाद परिपाटी, ऑप्शन बी भौतिकता की परिपाटी,
ऑप्शन सी पूर्ण प्रकटीकरण का परिपाटी, ऑप्शन डी विवेक का परिपाटी। तो कैंची, पेंसिल आदि जैसी वस्तुओं पर मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता, बिल्कुल सही है। और उन्हें कंपनी के लिए एक व्यय के रूप में माना जाता है। तो यह लेखांकन सम्मेलन किससे संबंधित है? तो भौतिकता की परिपाटी से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है, 17 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नगद चक्र, कंपनी के लिए परिचालन चक्र, ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय के अंतराल को नगद चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नगद चक्र। ऑप्शन ए सही है, 18 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है इस नियम के अंतर्गत तलपट यानी ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। ऑप्शन ए अंत में सभी लेन देन को तलपट यानी ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन बी प्रत्येक नामे का एक तदनुरूप जमा होता है। ऑप्शन सी परिसंपत्ति और देनदारियां बराबर होती हैं। ऑप्शन डी आय एवं व्यय के नाम एवं जमा शेष होते हैं। आय एवं व्यय के नामे एवं जमा शेष होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक नामे का एक तदनुरूप जमा होता है। 19 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है यदि पासबुक में बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो यह इंगित करता है बैंक अधिविकर्ष, बैंक में नकद, बैंक में शेष या चालू संपत्ति। तो यदि पासबुक में बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो यह बैंक अधिविकर्ष को इंगित करता है। ऑप्शन ए सही है, 20 का ए सही है। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज करना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही बने रहें सभी लोग। धन्यवाद।